नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जीवन जीने की जरूरतें जोड़ते जोड़ते जीवन गुजर जाता है और हाथ लगते हैं खुशियों के चंद लम्हे और टूटी बिखरी उम्मीदों के दिन, महीने और साल। इंसान जो चाहता है वो हर बार उसे नहीं मिलता और जो उसे मिलता है वो कई बार उसे पसंद नहीं आता। ना चाहते खत्म होती हैं ना उम्मीदें। इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर उम्मीद रखना अच्छा है, लेकिन गलत उम्मीद उतनी ही खतरनाक है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा लो दुदू आ गया। ललनवा लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जीवन चुनौतियों से भरा है। कोई भी लक्ष्य आसान नहीं है। इंसान अपने सपनों, अपनी उम्मीदों के बस्ते को अपने कंधे पर लादे निरंतर अपनी मंजिल की ओर भागता रहता है। कभी उम्मीदें जवाब दे जाती हैं, कभी प्रयास असफल हो जाते हैं और कभी कभी इंसान गलत रास्तों पर उम्मीद लगा देता है। खतरनाक, अनैतिक और जुर्म के शॉर्टकट पर निकल पड़ता है। ऐसे में उम्मीद का कंधों से सरक जाना, अधर में झूल जाना आश्चर्य की बात नहीं है। मुंबई की इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नौजवान की लाश झूल रही थी। जाने ये क्या माजरा था। सर प्रवीण कहीं नहीं मिल रहा है। वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने हर जगह देख लिया उसे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये प्रवीण क्या लगता है? मैं प्यार करती हूँ उसे। आई लव हिम। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? रिपोर्ट लिखिए ना, उसे ढूंढिए। मैंने हर जगह देखा। वो रुकिए मैडम, गुमशुदगी की रिपोर्ट सूचना मिलने के 24 घंटे के बाद लिखी जाती है। तब तक सब्र कीजिए, आप आ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? उधर वो गुम हो गया, उसे ढूंढने की बजाय मुझे कानून बता रहे हैं। आप ढूंढिए उसे, ढूंढते क्यों नहीं उसे? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रही हैं आप? शट अप! आई सेड शट अप! यू शट अप! ये थाना है, आपका घर नहीं। धीमी आवाज में बात करिए। और जोर से शोर मचाऊंगी, और जोर से, अगर आप प्रवीण को नहीं ढूंढेंगे तो। मनीषा, दूर रहना, मेरे पास मत आना। आप प्लीज प्रवीण को ढूंढिए। बहुत उछल कूद कर रही है ना। लेके जाओ उसे, बुलाओ उसके माँ बाप को इधर। आप ढूंढते क्यों नहीं प्रवीण को? छोड़ो मुझे, प्रवीण को ढूंढिए आप। पुलिस वालों पे हाथ उठाया आपकी बेटी ने। माफ कर दीजिए सर, वो क्या है, जब उसको गुस्सा आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है सर, बस। हमें माफ कर देना, बच्ची है। बच्ची नहीं है मैडम, अपने लवर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी वो यहाँ। लवर? जी। कौन लवर सर? प्रवीण। प्रवीण? नहीं, प्रवीण तो भाई है उसका, अंशिका का चचेरा भाई। पर उसने तो हमें लवर बताया। नहीं सर, मुझे लगता है शायद सुनने में गलती हो गई है। वो उसका कजिन ब्रदर, मतलब मेरे बड़े भाई का बेटा है। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम उससे प्यार करती हो। सर वो भाई को भी तो प्यार ही करते हैं ना। प्रवीण महाजन अभी तक आए नहीं सर, कल भी नहीं आए थे और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अपनी मैनेजर सोनम शर्मा को बुलाओ। सर सोनम मैडम भी नहीं आई अभी तक, 2 दिन से वो भी नहीं आई हैं। सर मैंने प्रवीण के घर भी पता किया, 2 दिन से वो वहां भी नहीं लौटा है। ये आपकी मैनेजर सोनम शर्मा कहाँ रहती है? इधर पास ही में, शक्ति नगर। एड्रेस दीजिए। आप बता सकते हैं कहाँ गए हैं ये लोग? जी मालूम नहीं सर, सूरज सुबह बच्चे को मेरे पास देके गया है और उसकी माँ सोनम 2 दिन से ऑफिस से लौटी नहीं है। कदम, सोनम को फोन लगाया था सर, पर रीचेबल नहीं है। उसके पति सूरज का? लगाता हूँ सर।
सूरज शर्मा। अब सूरज शर्मा को फोन किया है तो सूरज ही बोलेगा ना। कहाँ हो तुम? हम कहीं भी हो, तुम कौन होते पूछने वाले? सब इंस्पेक्टर गोविंद कदम। कहाँ है तू? अरे साहब मैं तो यहीं पर हूँ साहब। अरे भाई सही से पकड़, कंधे से हाथ निकल जाएगा मेरा। बीवी कहाँ है तेरी? क्या मालूम साहब। कब से लापता है? नहीं साहब, मेरी बीवी लापता नहीं हो सकती। वो तो हर वक्त काम काम काम, दिन में काम, रात में काम। साहब उसको फुर्सत ही नहीं लापता होने की। शिंदे, घर छोड़ के आओ उसको। अरे चलिए आप लोग, चलिए जाइए। चलिए अपने अपने घर जाइए। सर अभी तो ये कुछ भी बोलने लायक नहीं है। कदम, एक बात समझ में नहीं आई। प्रवीण और सोनम दोनों ही गायब हैं, एक साथ एक ही दिन। इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। ये प्रवीण और सोनम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर ये सोनम और प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड्स। इनके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17 तारीख को जिस दिन जिस वक्त से सोनम और प्रवीण गायब हुए, उन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी, आनंद लोक में। और इन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ एक साथ हुए। इन दोनों के बीच बातचीत का पैटर्न रेगुलर सा ही है, प्रवीण और सोनम। छुइए मत, छुइए मत, प्लीज लेके जाओ। सर सुसाइड करने के लिए इतनी दूर आना बड़ा अजीब है। यहाँ आना इसका कोई डेली का रूटीन नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ खुद आया या इसे कोई लेके आया। तो सर फिर तो ऐसे सुसाइड या मर्डर कुछ भी कह सकते हैं। ये देखो, कमीज फटी हुई है, ये खरोंच के निशान। ऐसा लगता नहीं जैसे इसे यहाँ घसीट के लेके आया हो। हाँ सर। इस लड़की के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर ये अंशिका के कॉल रिकॉर्ड। प्रवीण और अंशिका के बीच में काफी बातें होती थी। लगता है अंशिका और उसका कजिन प्रवीण एक दूसरे से काफी क्लोज थे। डेली 10 से 15 कॉल, कभी कभी तो घंटे घंटे पर बातें। लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा था सर। तभी उस दिन अंशिका जब थाने आई तो प्रवीण को अपना लवर बता रही थी। मैं प्यार करती हूँ उसे, आई लव हिम। लेकिन माँ बाप को सामने देख के मुकर गई। अंशिका, प्रवीण क्या लगता है तुम्हारा? भाई मामला टेढ़ा है कदम, जरा होशियारी से। सर और हाँ, वो सोनम की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हमने हर तरफ अलर्ट कर दिया। सर पापा ने मरवा दिया प्रवीण को। पापा ने? क्यों? मैं और प्रवीण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तुमने तो उस दिन बोला था कि प्रवीण तुम्हारा कजन है, भाई है वो तुम्हारा। हाँ सर, उस दिन पापा सामने थे तो उनके डर से बोला। पापा की नज़र में, दुनिया की नज़र में रिश्ता गलत है, इसीलिए तो पापा ने पहले उसे बिजनेस से निकाला और उसके बाद उसे मरवा दिया। और ये सोनम, वो भी तो प्रवीण के साथ काम करती थी, गायब है वो भी। जानती हो उसे? हाँ सर जानती हूँ। वो तो सिर्फ प्रवीण की एम्प्लॉय थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती सर। तो सर पापा ने प्रवीण को मरवा दिया। एक बेटी अपने बाप पर हत्या का आरोप लगा रही थी। एक लड़की अपने भाई के साथ प्रेम संबंध को जायज बता रही थी। क्या प्रवीण की हत्या और सोनम की गुमशुदगी के बीच में कोई संबंध है? जी बिल्कुल नाराज थे सर। आप ही बताइए, किसी भाई बहन के बीच अगर ऐसा रिश्ता होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा सर? समाज में उठना बैठना बंद हो गया था सर। इसीलिए आपने अपने भतीजे को मार डाला। अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप ही की बेटी आपके भतीजे की हत्या के लिए आप दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अरे पागल है सर मेरी बेटी, मैं सच कहता हूँ। वो कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है, उसका दिमाग ठीक नहीं है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। इनकी बेटी अंशिका का दिमाग वाकई में सही नहीं लगता, कुछ भी कर सकती है वो। कदम, कहीं ऐसा तो नहीं ये तीन तरफा प्यार मोहब्बत का चक्कर हो? मेरा मतलब सोनम, अंशिका और प्रवीण के बीच। लेकिन सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन डिटेल्स में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कदम, आज का अपराधी बहुत स्मार्ट है।
क्राइम लोकेशन पर वो फोन नहीं लेके जा सकता। ठीक है सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। खासतौर से सोनम के बारे में उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है हमारे पास। सर सर काम में तो बहुत सही है सोनम मैडम, अपने प्रवीण सर का सारा बिजनेस संभाला हुआ है उन्होंने। उन दोनों के बीच कोई खास रिश्ता? नहीं सर, खास तो कुछ नहीं, बस काम का ही रिश्ता है समझ लीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन दोनों के बीच? नहीं सर, कभी झगड़ते नहीं देखा उन दोनों को। साहब पानी। थैंक यू। सुनो। जी साहब। क्या बात है? देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, जो भी बताओ। साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। कुछ नहीं होगा, बोलो। साहब ये सोनम शर्मा है ना साहब, बहुत चालू है साहब। चालू मतलब? साहब पहले है ना महाजन साहब के यहाँ आई थी, मैं भी वहां था साहब। साहब ये मोती, मनके, लच्छे, पायल हम सब बनाए अपने गांव में, आप एक बार देख लीजिए ना। देखो ये यहाँ पे खरीदी नहीं होती है, फैक्ट्री है हमारी, बहुत कुछ बनता है वहाँ पे। तुम इसे कहीं और ले जाकर बेचो, ठीक है? साहब हमें नौकरी दे दीजिए ना, हम बड़े अरमान लेकर आए अपने गांव से। नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास। साहब भले 4 पैसे कम दे दीजिएगा, पर हमें काम पर रख लीजिए, हमें बहुत जरूरत है काम की। अरे बोला ना नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास, चलो जाओ। पर साहब। माथुर साहब वो परचेस वाली फाइल सुबह रेडी करके रखना, बड़े साहब मांगेंगे। साहब सुनिए। अरे तुझे तो जाने को बोला था ना मैंने। साहब हमें नौकरी पर रख लीजिए ना, आप जो भी कहेंगे। अच्छा चल आजा, बात करते हैं, बैठ गाड़ी में। साहब आपके घर में काम पर लग गई, तो बड़ी चालू है साहब। ठीक है तुम जाओ। जी साहब। साहब झूठ बोल रहा है चपरासी, सब जलते हैं मेरी बीवी से साहब। जलते थे? क्यों जलते हैं? सब गांव की लड़की 10वीं पास, इतनी जल्दी तरक्की जो करने लगी। मतलब वो जो बोल रहा है वो सही नहीं है? साहब सब बकवास है साहब, मैं ठहरा बेवड़ा आदमी, महीने के 2000 रुपये कमाता हूँ, वो भी दारू पे उड़ा देता हूँ साहब। ये जो घर है ना सोनम का खरीदा हुआ है साहब, ये सोफा, ये टीवी, अंदर फ्रिज साहब सोनम ने खरीदा है साहब, ये घर ही उसके पैसों से चलता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बता वो तेरे को छोड़ के क्यों गई? साहब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती साहब, वो तो मुझ पे जान देती है। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, यहाँ तबीयत तुम्हारी खराब होती है और जान मेरी निकल जाती है। सूरज उठो। उठो चलो घर चलते हैं। अरे आ गई मेरी सोनम। हाँ आ गई तुम्हारी बीवी, उठो। मेरी जानी आ गई सोनम। बैठ जाओ। ये देख दारू पी के रोज का है। आज तक इसमें मुंह तोड़ दूंगा तेरा। छोड़ो उन्हें, बीवी है मेरी, संभाल के। हाँ पकड़ लो मुझे, पकड़ो। हाँ सर वो चपरासी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सोनम जी का काम देख के ही मैंने उन्हें यहाँ पे काम पे रखा था, काफ़ी मेहनती है वो। सर एक बात कहूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो सोनम जी की तरक्की से जलते थे, और ये जो चपरासी है ना 2 नंबरी आदमी है सर, वो सिर्फ और सिर्फ सोनम जी से बदला निकाल रहा था। किस बात का बदला? रंगे तो पकड़ा था उसे चोरी करते हुए सोनम जी ने। पवन रुको। क्या हुआ मैडम? क्या ले जा रहे हो इसमें? खोलते मैडम, खाली डब्बा है। खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। कुछ नहीं है मैडम। तो खोल के दिखाओ, लाओ। क्या हुआ मैडम? ये डब्बा है। हाँ सनक सवार थी, कईयों ने तो उसे बोलते हुए सुना था यहाँ पे। क्या? यही कि सोनम जी को और प्रवीण जी को छोड़ेगा नहीं, सबक सिखाएगा। सर मुझे तो लगता है ये चपरासी ने ही सोनम जी का और प्रवीण जी का कुछ किया है। को मुझसे गलती हुई थी, मैंने चोरी की थी और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग चुका था साहब, लेकिन क्या साहब मैं इसके लिए किसी को मारूंगा क्या साहब?
मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया ना साहब, मैनेजर का और सोनम का रिश्ता था साहब, उसका वो चक्कर चल रहा था उसका। मैनेजर तो क्या साहब, उसने महाजन साहब को भी नहीं छोड़ा साहब। क्या? हाँ साहब, परवीन साहब ने अपना काम अलग से नहीं किया था साहब, वो भी महाजन साहब के साथ ही काम करते थे जब उनकी कंपनी नहीं बनी थी। काका ये पिछले हफ्ते की सेल पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा। गुड। अरे तुम रहने दो ना, हम बनाते हैं। वेल डन, बधाई हो भाई। काका बधाई मुझे नहीं, इसे दीजिए। ये सोनम है, पिछले हफ्ते ही आई है, बहुत मेहनत कर रही है। सर मैंने इसे काम पे लगाया है। सर शक्कर 1 चम्मच ना। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं सिर्फ 1 ही चम्मच लेता हूँ? काका सब पता है इसे, काफी टैलेंटेड है, ऑफिस का काफी काम संभाल रखा है इसने। गुड। आइए दिनेश जी। सर ये आपकी चाय। थैंक यू। सर ये मैंने कुछ डिजाइन तैयार किए हैं, आप एक बार देख लेते तो। ये झुमके हैं, और सर ये कड़े, और सर ये नेकलेस देखिए ना, इसमें कितनी बारीक कारीगरी करी है। एक काम करो, ये कार्ड रखो, सामने कॉल करो। महाजन साहब के साथ शाम को ही एक मुलाकात के बाद सोनम की काया पलट हो गई थी। दिनेश जी, वो बिक्री वाली फाइल मेरे कैबिन में लेके आइए। ओके मैम। 1 कप चाय 3 चम्मच चीनी के साथ। बकवास कर रहा है सर ये चपरासी, उसका दिमाग खराब हो गया। मेरे और सोनम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन आपके चपरासी ने तो पूरी डिटेल कहानियां बना रहा है सर, और क्यों ना बनाए। सोनम ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये डब्बा है? हाँ, चोरी कर रहे थे। क्या हुआ सोनम, क्या हो रहा है? देखिए सर, चोरी कर भाग रहा था। चोरी करके भाग रहा था? इन्वेंट्री में मिल नहीं रहा था, मुझे इस पर शक हुआ, तलाशी ली, सब इसके पास मिला। कभी नहीं चोरी करता है। रुक, पुलिस को फोन लगाओ। तेरे जैसे हरामखोर लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फोन लगाओ। जाने दीजिए ना साहब, जाने दीजिए ना साहब। सर ये तो सोनम का दिल अच्छा था, मैंने सोनम और प्रवीण के कहने पे ही उससे पुलिस के हवाले नहीं किया था, नौकरी से निकाल दिया बस। अब वो प्रवीण की कंपनी में उधर चला गया, इसलिए बदला निकाल रहा है मुझसे और मेरी कंपनी से। किसी भी इंसान को समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में एक नजरिया कायम कर लेना भी गलत है। सूरज के लिए सोनम एक आदर्श बीवी, एक प्रोफेशनल और उसकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। लेकिन सोनम के दायरे में ऐसे कई लोग थे जो उसके बारे में बिल्कुल उलट राय रखते थे। एक औरत जो एक नहीं कई मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थी। एक लड़की जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर मर्यादा को पार कर सकती थी। पुलिस के लिए सोनम की सच्चाई साबित करना, सोनम की गुमशुदगी और प्रवीण की हत्या की गुत्थी को सुलझाना निहायत जरूरी था। घर और ऑफिस के अलावा बस अब एक पड़ोसी बचा था जो पुलिस को सोनम के बारे में सही तस्वीर दिखा सकता था। पुलिस ने सोनम के पड़ोस में लोगों से बात की तो ज्यादातर का कहना था कि सूरज भले ही शराबी था, जो कमाता था दारू में उड़ा देता था, पर वो अपनी बीवी सोनम से बहुत प्यार करता था और सोनम भी अपने शराबी पति की बहुत सेवा करती थी, उससे बेइंतहा प्यार करती थी। पुलिस ने सोनम और प्रवीण के सभी बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल में तहकीकात की। होटलों में ठहरना, खाना पीना, खर्चे सभी चेक किए गए, लेकिन इनमें से किसी से भी इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि सोनम का प्रवीण के साथ या फिर किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा हो। यह केस पुलिस के लिए एक पहेली की शक्ल अख्तियार करता जा रहा था। क्या प्यून दिनेश सरासर झूठ बोल रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? किसने मारा था प्रवीण को, और इस वक्त सोनम कहाँ है? तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस को क्या बक रहा था? तेरी जबान खींच लूंगा मैं। साहब वो आदमी झूठा है, 1 नंबर का चोर है। तब आपको मालूम है सोनम ने ना चोरी करते हुए पकड़ा था उसको ऑफिस में। मैंने खुद ही बोला था ना साहब, मैंने चोरी की थी साहब, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी गलत करता रहूंगा साहब।
और जिसने मलाई खाई है साहब वो खुद से कैसे मानेंगे साहब? साहब एक बार मुझे जाने दो उस चपरासी के पास, इतना मारूंगा उस चपरासी को, मेरी सोनम का नाम खराब किया। अंधा है साहब वो बेवड़ा उस औरत के प्यार में अंधा है, और वो उसकी औरत एक नंबर की चालू है साहब। मैं तो बोलता हूँ साहब उसका परवीन साहब से चक्कर चल रहा था साहब, नहीं तो परवीन साहब उसे अपनी नई कंपनी में क्यों लेकर आते, वो भी 3 गुना तनख्वाह में साहब। सोनम तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए काम करो, अपनी खुद की कंपनी डालूंगा मैं। क्या बकवास करते हो प्रवीण? ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉई है। ओके एम्प्लॉई है मगर अब नहीं रहेगी। तुम चलो, यहां से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा तुम्हें। नहीं सोनम। सोनम बोलो। साहब इलाज कराओ उस चपरासी का, दिमाग खराब हो गया उसका। मेरी सोनम अपनी मेहनत और हुनर से ऊपर आई है साहब। मैं कहाँ कहता हूँ साहब कि मेहनत और हुनर नहीं था उस औरत में, मेहनती भी थी और हुनर भी था उसमें। अब आप ही बोलो साहब, कोई इतने कम समय में इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर लेगा? चालू पन्ने से साहब आप एक बार उस सोनम को पकड़ो साहब, उसके बाद में सच का सच और झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। अगर मेरी बात गलत निकले ना तो आपको जूता और मेरा सर साहब। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, 2 आदमी 2 औरतें और एक बच्चा, और 8 लोग घायल हैं। सर एक अजीब बात सामने आई है। क्या? एक बॉडी के पास कुछ चीज़ें मिली हैं, एक आईडी लेडीज पर्स और एक मोबाइल। आईडी किसकी है? सोनम शर्मा का, और शायद मोबाइल भी उसी का है। बस्ती में आग, आग में झुलसी औरत की एक लाश, और लाश के पास सोनम के नाम का आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल और कुछ सामान। ये सब पुलिस को कुछ अजीब उलझन में डाल गया। प्रवीण की हत्या की पहेली अब भी अनसुलझी थी। पुलिस को शक था कि प्रवीण का संबंध सिर्फ अंशिका से ही नहीं, शायद सोनम के साथ भी था। सोनम और अंशिका अब दोनों उसकी हत्या के आरोपी थे। लेकिन पुलिस को सोनम की लाश मिल गई थी, यानी कि शक की सुई पूरी तरह से अंशिका पर आकर रुक गई थी, और सोनम के नाजायज संबंधों के हवाले ने सोनम के पति सूरज को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। खुशी बेटा, खुशी बेटा दूध पी ले बेटा। बेटा मानते तुम्हारी नजर अम्मा को ढूंढ रही है, हम पियक्कड़ हैं बेटा, बेवड़े हैं, पर बेटा ये सब दूध पी ले बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी वरना बेटा। बेटा दूध पी ले बेटा, थोड़ा सा दूध पी ले बेटा। अच्छा बेटा, आ रही अम्मा, आ रही है, आ रही है, आ रही अम्मा, आ रही बेटा, ले ले ले। अच्छा बेटा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, इसकी माँ मिली क्या साहब? एक लाश मिली है सूरज, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उसकी पहचान करने के लिए। लाश? हाँ। नहीं साहब, वो मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो कोई और होगी साहब। अब एक बार ध्यान से देखो। लेकिन पहचान करने के लिए तो चलना पड़ेगा ना साहब। मेरी बीवी मर नहीं सकती साहब, नहीं वो नहीं मर सकती। अरे सूरज, आप जाओ साहब, आप जाओ, पड़ेगा। अब जाओ। या तो ये कुछ छुपा रहा है, या फिर इसे अपनी बीवी की गुमशुदगी और मौत से कोई लेना देना नहीं है। कदम, मुझे तो अब भी ये मामला 3 लोगों के बीच का लगता है, अंशिका, सोनम, प्रवीण, जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं, और अब हमारे सवालों का जवाब तीसरा जना ही दे सकता है। यानी अंशिका महाजन? करेक्ट। एक काम करो, तुम सोनम के परिवार में से किसी को भी बुला के उस लाश को आइडेंटिफाई करवाओ। मैं इस अंशिका महाजन से बात करता हूँ। सर। तुम फ्रेंड हो इसके? जी सर। बॉयफ्रेंड? नहीं सर, सिर्फ फ्रेंड्स। एक्चुअली हम कॉलेज में साथ में। तो प्रवीण की हत्या में तुम भी इसके साथ? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं प्रवीण की हत्या करूंगी? मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, उसी प्यार के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही थी। और सोनम? मैं नहीं जानती उसे, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो पापा की कंपनी में काम करती थी और प्रवीण के साथ। देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 17 को जिस दिन प्रवीण की डेथ हुई थी उस दिन हम कॉलेज में थे। और 20 को? 20 तारीख को? सर 20 तारीख को क्या हुआ था? 20 तारीख को सोनम की लाश मिली थी हमें, वो भी जली हुई। सर
सोनम का पति। हमारी जाति का नहीं था सूरज, फंसाया था उसने हमारी बेटी को और यहाँ भाग आया शहर में। पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे साहिब हम। बिरादरी से बाहर निकाल दिए गए थे, इज्जत उछल गई थी हमारी। और वो बेवड़ा कोई काम नहीं करता था, उल्टा मेरी बेटी कमा के खिलाती थी उसको, और बदले में वो क्या देता था? लात घूंसे। झूठ बोल रहा है साहब बुढ़ा। हाँ, हम दोनों गांव से भागे थे, पूरा समाज हमारे खिलाफ हो गया था, तो हमने भाग के शादी कर ली। पर ये क्या इज्जत की बात कर रहे हैं? मेरी बीवी मुझे कमा के खिलाती थी तो पैसे तो उनको भी भेजती थी। बेटी का दिया हुआ खा रहे थे तब इज्जत नहीं गई उनकी। नोच नोच के खा गए साहब अपनी बेटी को। तो क्या हो गया, बेटी से जो पैसे ले लिए तो? और वैसे भी बेटी की कमाई पर माँ बाप का हक होता है ना साहब। बेटी हमें अपनी मर्जी से पैसे भेजती थी साहब, हमने कभी मांगे नहीं उससे। और यही बात सूरज को खटकती थी, और इस वजह से मारता था हमारी बेटी सोनम को वो। और आखिर मार ही दिया उसने उसे साहब। ठेके पे पड़ा रहता है दिन भर, पर बीवी पर हाथ नहीं उठाया उसने कभी। सोनम के माँ बाप तो जब गांव से आते सूरज को जलील नहीं करते रहते थे। सूरज ने कभी पलट के सोनम के माँ बाप को जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता था। साहब अगर मैं उसके परिवार से इतनी नफरत करता तो उसकी छोटी बहन और उसके पति को मैं यहाँ आने देता? उसके पति को नौकरी दिलवाने में मदद करता साहब क्या मैं? उसकी बहन भी इधर ही रहती है? हाँ साहब, उसकी छोटी बहन सीमा और उसका पति सुनील। बड़ी बहन की मौत हो गई और अब तक सामने नहीं आए वो लोग। कहाँ रहते वो? नमस्ते साहब। ये सोनम शर्मा की बहन इधर ही रहती है? जी साहब। बुलाइए उसको, हमें कुछ बात करनी है। वो तो इधर नहीं है। तो कहाँ गए फिर? हमको पता नहीं है साहब, हम खुद ड्यूटी करके 5 दिन के बाद लौटे हैं। इधर आए तो देख के ताला मार के कहीं निकली हुई है। हम पूछे था आस पड़ोस में, पर किसी को पता नहीं कहाँ गई साहब। काम क्या करते हो तुम? हम तो ट्रक चलाते हैं साहब, मुंबई से लखनऊ। सोनम की अपनी सगी बहन सीमा लापता पाई गई। 2 हत्याएं, एक गुमशुदगी और कई नाजायज संबंध। क्या इन सब के बीच में कोई रिश्ता है? सर, सीमा के पड़ोस में पता किया, उधर बता रहे 20 तारीख को शाम में सीमा घर में ताला लगा के निकल गई थी। मतलब कि जिस रोज बस्ती में धमाका हुआ? जी सर। सर, सीमा के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पे धमाका हुआ, उसी दिन, धमाके से कुछ देर पहले। सर, आपको नहीं लगता कि यह धमाका एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत किया गया है? हो सकता है इसमें सीमा का हाथ हो। लेकिन सीमा सोनम का मर्डर क्यों करेगी? बहनों में कोई रंजिश रही होगी। एक काम करो, सीमा के फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ, खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगवाओ। शायद किसी ने उसे शहर छोड़कर जाते हुए देखा हो। सर, एक बात और, सीमा के कॉल रिकॉर्ड में सोनम के ऑफिस का भी नंबर मिला है। लेकिन ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स में सोनम के ऑफिस का नंबर आया कैसे? हाँ सर, जानता हूँ इसको। 3 महीने पहले सोनम मैडम लेके आई थी इसको, कुछ काम चाहिए था। तो मिला कहाँ? प्रवीण सर बोले कि रख लो, बट सर बहुत ही बकवास वर्कर थी, एक नंबर की कामचोर और आलसी। क्या है ये? सारा का सारा माल डिफेक्टिव है। तुम्हें काम पे रखा क्यों था मैंने? कि क्लाइंट के पास सारा माल जांच परख होने के बाद जाए, और तुमने क्या भेजा उनको? ये सब सारा माल वापस आ गया और वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। पर सर मैंने तो जांच की थी। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हाँ साहब, सीमा बहुत नाराज थी सोनम से। वो प्रवीण साहब के सामने सीमा का साथ नहीं दिया ना सोनम ने। तो तू मुझ पे क्यों भड़क रही है? मैंने क्या किया? यही तो, तूने कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करती? गलती तो थी ना तेरी। तूने क्लाइंट को सारा गलत माल दे दिया। तेरी वजह से हमारी कंपनी को पता है कितना नुकसान हुआ है। हमारी कंपनी? बढ़िया कंपनी वाली? शर्म नहीं आती तुझे? उसने तेरी बहन के मुंह पर थूक दिया और तू उसकी तरफदारी कर रही है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। और सुन तो, कहीं तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा उसके साथ? चुप कर, क्या बक रही है तू? सर, लड़ाई तो हुई थी पर बाद में दोनों में सुलह हो गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था साहब। क्या दीदी, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? माफ कर दो ना। तुम तो जानती हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इलाज करा ले अपने दिमाग का। वो भी करा लूंगी ना, पर अभी तो माफ कर दो। चाहे तो 2 थप्पड़ मार लो मुझे, मार लो मुझे, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। पर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। छोड़। माफ किया ना? कर देना। अब तो बिट्टू भी बोल रही है ना। किया माफ? किया ना? किया? कर देना। किया ना।
सर सुलह तो हो गई, पर यह भी तो हो सकता है कि वो सब दिखावा हो और सीमा के मन में फिर भी नाराजगी रह गई हो। पर कदम, ये अपराध अकेले सीमा के बस का नहीं, जरूर किसी ने उसका साथ दिया होगा। ये सीमा के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करने होंगे हमें। बिस्किट खाएगी बेटा, बेटा बिस्किट खा बेटा, बिस्किट खा बेटा। सर सीमा के कॉल रिकॉर्ड से तो लगता है कि वो किसी डॉक्टर मधु कुमारी के पास जाया करती थी। ये सीमा किस बीमारी का इलाज करवा रही थी आपसे? वो एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज का केस था, पति मारता था उसको। तो फिर आपके पास क्यों? चोटें आ जाती थी उसके शरीर पर, बहुत बेरहमी से मारता था उसका पति। 2 बार तो आंखें फूटते फूटते बची हैं सीमा की, और सिगरेट से सारा बदन दाग दिया था, पीठ पे जलने के निशान थे उसके। सीमा की डॉक्टर ने सीमा पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पुलिस को खबर करना तक जरूरी नहीं समझा, और उसकी यही छोटी सी गलती एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। समाज अगर ना जागे तो एक छोटे से जख्म को भी पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती, फिर वो चाहे शराब का जहरी क्यों ना हो। खुशी बेटा, खुशी मेरी बेटी गाना सुनेगी, लोरी सुनेगी मेरी अच्छी। देख बेटा बम्बी की लोरी बेटा। खुशी कहाँ है बेटा? बेटा खुशी, खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा, खुशी, खुशी। बताते साहब। हाँ साहब, हम सीमा को मारते थे साहब। और बाद में फिर सीमा को मार ही दिया है ना? नहीं साहब, हम नहीं मारे सीमा को। जान तो फिर कहाँ है सीमा? मालूम नहीं है साहब। तूने ही सीमा को मारा और बाद में प्रवीण और सोनम को भी। हम किसी को नहीं मारे हैं, और उस प्रवीण को क्यों मारेंगे साहब? हम तो उसको जानते भी नहीं थे साहब। साहब हत्या हुई है हमसे, हत्या की हमने साहब। हम अपनी बीवी के लायक भी नहीं है साहब, तभी तो वो हर मर्द के साथ सोती थी। प्रवीण, महाजन, मैनेजर, सबके साथ बिस्तर गर्म किया उसने साहब। पर साहब मुझे लगा कभी तो उसकी पैसों की भूख, बड़ा बनने की भूख खत्म होगी, और वो सिर्फ मेरी होगी। इसलिए साहब इंतजार करता रहा उसका, पीता रहा, झूठी उम्मीद में जीता रहा कि कभी तो लौटेगी सोनम अपने सूरज के पास। सर सीमा का मोबाइल एक्टिव हो गया है। लोकेशन पार्कवी होटल, शंकर रोड। साहब मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पति को, वो बहुत प्यार करता था मुझसे। बेचारा मेरी वजह से इतने दुख सह रहा था, लेकिन मुझे जिंदगी से और भी बहुत कुछ चाहिए था जो मेरा पति मुझे कभी नहीं दे सकता। फिर भी तो हमें अलग होना पड़ता ना, कब तक मैं उसका बोझ उठाती। अपनी बहन सीमा को तुम्ही ने गांव से बुलाया था ना? हाँ साहब, मैं नहीं बुलाया था। उधर गांव में दोनों की हालत बहुत खराब थी। यहाँ मैंने उसके पति को नौकरी पर लगवा दिया, लेकिन उसने मेरी बहन की जिंदगी नर्क बना दी थी। उसे हर छोटी बड़ी बात पर मारता था। वो बेचारी डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराती, फिर मुझे फोन करके फूट फूट कर रोती थी। बहुत शक्की है सुनील, सीमा उस जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहती थी। और फिर उस रोज कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू आज ही यहाँ से निकल जा, मैंने तेरा सब इंतजाम कर दिया है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए बस की टिकट लेकर आती हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगी। वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि सीमा का पति सुनील बस्ती से जा रहा था। बताते हैं साहब। साहब सीमा कहीं भागने का प्लान बना रही थी साहब।
हम खुद उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुने थे। आ जाऊंगी मैं, ज़रूर आऊँगी। तंग आ गई हूँ मैं ज़िंदगी से। हमको लगा साहब सीमा अपने किसी आशिक से बात कर रही है। हम उसका पीछा किए साहब, तो देखे वो बस्ती में किसी झुग्गी के अंदर चली गई। हमको समझ नहीं आता साहब कि हम क्या करें। उधर बाहर एक गैस का सिलेंडर पड़ा था साहब, उसका गैस निकल के तीली मार दिया साहब। तेरे इस पागलपन की वजह से 8 लोग घायल हो गए, 5 लोगों की जानें गई। और तुझे पता है जिस परिवार की जान गई वो तेरे गांव का ही माधव परिवार था। मासूम बच्चे को मार डाला तूने। कदम, ये सीमा का पति सुनील इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। हाँ सर, असली राक्षस। पर सर अगर सीमा को इसने मारा तो प्रवीण को किसने मारा? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। तुम्हारा और प्रवीण का फोन एक साथ बंद हुआ, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे। सर आप कौन है? क्या हुआ? मोनिशा, इनको भी लेके चलो, सब पता चल जाएगा। मुझे क्यों पकड़ रही है? अब छोड़िए। हाँ, प्रवीण को मारने के लिए मैंने ही सोनम को पैसे दिए थे, 50 लाख। बेटी को बचाना चाहती थी मैं। पापा के डांट फटकार का कोई असर नहीं पड़ रहा था उस पर। प्रवीण को कंपनी से निकाल दिया, फिर भी मिलते रहे दोनों। और सोनम ही क्यों? पैसों की बहुत भूखी थी वो, और फिर इस जिंदगी से निकल के कहीं और जाना चाहती थी वो, और पैसों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तब बताऊंगा। और हाँ, अगर पुलिस को खबर करी तो ये फोटो हर मोबाइल पे नजर आएंगी। ये काम होने के बाद बस शहर से निकलना बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले मुझे सीमा का इंतजाम करना था। तू 7 बजे बस्ती पहुंच जाना, वो अपने गांव के माधव चाचा है ना, उनके घर में आ जाना। पर वहाँ मुझे किसी ने पहचान लिया तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। माधव चाचा के यहाँ उनकी बीवी, उनका बच्चा और उनका साला है। मैंने उसे अपने रिश्तेदार के घर बस्ती में बुला लिया, वहाँ से उसे नासिक भेज देती। लेकिन साहब जैसे ही मैं वापस आई, सोनम मर गई थी। मुझे यही दुनिया को दिखाना था और मैं वहाँ से छुपती छुपाती भाग गई। लेकिन जिस भविष्य की उम्मीद थी वो, और उसी भविष्य की उम्मीद में तुमने लाशें बिछा दी, अपना बसा बसाया घर तबाह कर लिया। सफलता जरूरी है, पर गलत तरीके से सफलता नहीं, विनाश हाथ लगता है। हर रिश्ता नियमों पर चलता है। अलग अलग रिश्तों के अलग अलग नियम होते हैं। कुछ नियम सामाजिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। लेकिन नियमों से द्वंद्व, नियमों से खिलवाड़, नियमों का उल्लंघन दुख, विपदा और अपराध का कारण बन सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था अंशिका और प्रवीण के जीवन में। वहीं दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा और उम्मीद के घोड़े पर सवार सोनम नेक रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ी। जीवन और उम्मीद का रिश्ता नेकी और मेहनत के नियमों पर टिका होता है। एक रिश्ते की मर्यादा का उल्लंघन और नतीजा मौत और बर्बादी। सोनम और उसके भाई विकास को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस पूरे प्रसंग में कई मासूम बेमौत मारे गए। बस्ती के उन 4 लोगों के परिवार और सूरज और सोनम की बिटिया का आखिर क्या दोष था? वैसे तो सूरज का भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था,
उसका दोष शायद सिर्फ यही था कि उसकी दुनिया उम्मीद पर कायम थी, पर उसकी गलत उम्मीद उसके विनाश का कारण बन गई। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। माँ बाप के लिए उनके बच्चों की सुरक्षा ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उनकी पैदाइश के साथ ही उनके भविष्य के लिए सपने सजाए जाते हैं। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जब वही बच्चे किसी खतरे में पड़ जाते हैं तो वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं और उन बच्चों की सुरक्षा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता है। मेरा 18 साल का इकलौता लड़का रोहन कल से घर नहीं लौटा। प्लीज इसको ढूंढ निकालिए। बेटी जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रोहन बाजवा घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए। ना तो वो वहां पहुंचा ना ही घर लौटा, और अब उसका फोन भी बंद है। किसी पे कोई शक? इंस्पेक्टर साहब, मेरी गारमेंट की फैक्ट्री, वाइन शॉप से रोहन मेरा इकलौता बेटा है। अब मैं किस किस पे शक करूं? अच्छा, कोई रैंसम कॉल आया या रोहन घर से कुछ लेके गया हो, पैसे जेवर या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करता, और जब उसको पैसे की जरूरत होती थी तो वो मुझसे मांग लेता था। अच्छा, रोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई चक्कर? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बस एक खराबी है, उसकी दोस्ती खराब लोगों से। किससे दोस्ती थी? उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता। आखिरी बार कब देखा था आपने उनको? कल 1 बजे जब वो ट्यूशन जा रहा था। आप रोहन की गाड़ी की डिटेल, रोहन का नंबर और उसके दोस्तों का नंबर लिखवा दीजिए। हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर, कल से हमारी छोटी बहन अमृता घर नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मर जाए वो तो अच्छा है, बहुत लड़कों के साथ घूमने लगी थी। अच्छा हुआ भाग गई, मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। रोज रोज मुंह काला करवाने से अच्छा है एक दिन काली पोत के चली गई। उसका अफेयर था क्या चंदन या रोहन में से किसी के साथ? चाहे रोहन के साथ चक्कर हो या फिर चंदन के साथ या फिर दोनों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मर चुकी है। भगवान के लिए बस कर माँ, ऐसा मत बोल। छोटी बहन है वो हमारी, बस थोड़ी चंचल है वो। अमृता, माँ बहुत गुस्सा हो रही थी। तेरा यूं रोज रोज लड़कों के साथ घूमना ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। माँ का बस चले ना तो मुझे खूंटे से ही बांध के रख। मैं ना आसमान में उड़ना चाहती हूँ, सब कुछ पाना चाहती हूँ। और देखना, एक दिन माँ खुद कही थी अमृता तेरे साथ ऐसा होगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आखिरी बार आप लोगों ने अमृता को कब देखा था? सर, कल दिन को 2 बजे, जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। आप लोग सब साथ में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। बस कुछ दिनों के लिए मैं मायके आई हूँ, और सुनीता की शादी भी होने को है। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ते हमारी छोटी बहन को ढूंढ के ले आइए। पुलिस को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि ये एक किडनैपिंग का केस है, लेकिन उन्होंने तहकीकात में अपनी पूरी जी जान लगा दी। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं जाकर के उसको। नमस्ते साहब। क्या चंदन यहीं रहता है? हाँ साहब, पर वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। हमने सोचा कि दोस्तों के यहाँ पढ़ाई करने गया होगा। वो अक्सर रात को दोस्तों के यहाँ पढ़ाई के लिए रुक जाता है और सुबह वहीं से कॉलेज भी चला जाता है। लेकिन सर, इस बार तो उसने आने में बहुत ही देर कर दी है। हम उसका नंबर भी लगा रहे थे पर वो भी बंद आ रहा है। हम आप ही के पास आ रहे थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है, दिमाग बहुत तेज है हमारे चंदन का। पापा, ये देखो मेरा रिजल्ट है, मैं आज फिर से फर्स्ट आ गया क्लास में। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है चंदन। शाबाश, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। कल ट्यूशन गया था, तब से घर नहीं लौटा हमारा चंदन। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अमृता का चंदन और रोहन दोनों में से किसी के साथ कोई अफेयर है क्या? साहब, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी नहीं साहब, चंदन और अमृता के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे का ध्यान तो पढ़ाई में लगा रहता है। हाँ, रोहन और अमृता के बीच कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों आखिरी बार घर से ट्यूशन के लिए निकले थे। घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए। सर, कल दिन को 2 बजे। और वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। ये कैसे मुमकिन है कि 3 दोस्त एक साथ ट्यूशन के लिए निकले और एक साथ गायब हो गए? और तीनों के मोबाइल फोन्स भी तब से ही स्विच ऑफ आ रहा है। और इनके कॉल रिकॉर्ड्स की क्या सिचुएशन है? सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स आज रात तक मिल जाएगी। तीनों में से कल कोई भी ट्यूशन नहीं आया। क्या इससे पहले भी तीनों ने एक साथ ट्यूशन से स्किप किया था?
बहुत बार तो नहीं, मगर हाँ, अगर तीनों में से कोई एक भी ट्यूशन स्किप करता है तो बाकी दोनों भी स्किप कर देते हैं। भले ही वो लोग अलग अलग कॉलेज के थे, लेकिन तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं। क्या अमृता का चंदन या रोहन किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मेरे हिसाब से तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अमृता का बिहेवियर चंदन और रोहन के साथ एक जैसा ही था। जीतपाल, अच्छा तो यहाँ से बनाया गया मेरे बेटे को उठाने का प्लान है ना? सारे के सारे भिखारी आपस में मिले हुए। हम तो हमारी बहन अमृता, चंदन और रोहन का कैसे पता लगाएं ये बात करने आए हैं। साहब को जितना भी दूध पिलाओ, पालो, डसना नहीं छोड़ता वो। ये चाल थी ना ये सब? ये हमारी कोई चाल नहीं है, सब दिया धरा तुम्हारा ही है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारा बेटा गरीबों से दोस्ती ना रखे, इसलिए ये सब तुमने करवाया है अपने पैसे और ताकत के दम पर। जीतपाल, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ ना तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। देख लूंगा तुझे मैं। सर यही लोकेशन है जहाँ 13 अप्रैल को तीनों की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है 6 बजे। लेकिन इस एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। ओके सर, चलो। सर, यहाँ गाड़ी है। तलाशी लो गाड़ी की। सर देखिए, कुछ मिला? नहीं सर, गाड़ी के अंदर बैग छोड़ के और कुछ नहीं मिला और ना ही यहाँ किसी के साथ कोई जबरदस्ती होने का सुराग दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि तीनों कार को यहाँ छोड़कर कहीं भाग गए हों या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर ने तीनों को यहाँ से गायब किया, गाड़ी को यहाँ छुपाया और उनको ले उड़ा। सर कॉल डिटेल से भी तो हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन इन तीनों के साथ कोई और भी था। तीनों की फोटो आसपास के इलाके में दिखा के पूछताछ करो। ओके सर। सर ये देखिए सर, हमने सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रोहन को कोई फॉलो नहीं कर रहा था सर। कहीं इस किडनैपिंग के पीछे चंदन या अमृता में से तो कोई नहीं है? सर चंदन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसके पिता जीतपाल के बारे में कुछ अहम बातें पता चली हैं। सर 6 साल पहले जीतपाल बलवंत की गारमेंट फैक्ट्री में हैंड प्रिंट का काम करने वाला एक बढ़िया कारीगर हुआ करता था। लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में चोरी हुई, जिसके लिए बलवंत ने जीतपाल को और साथ में 4 और लोगों को जिम्मेदार ठहराया और काम से निकाल दिया, जिनमें से जीतपाल एक है। और साथ ही साथ उसने ये भी ठान ली कि उन 5 लोगों को शहर में कहीं भी काम ना मिले। उसके बाद से जीतपाल छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहा है सर। इस जीतपाल के पास बहुत ही ठोस वजह है रोहन को किडनैप करने की। उठा के लाओ उसको। यस सर। हमें तुम्हारी और बलवंत की दुश्मनी के बारे में पता चल चुका है। तुम लोगों ने जानबूझकर अपने बेटे चंदन को उसी ट्यूशन में भेजा जहां रोहन पढ़ता था। फिर तुमने चंदन को रोहन से दोस्ती करने के लिए कहा और जब रोहन चंदन पे आंख मूंद के विश्वास करने लगा तब तुमने चंदन से बोल के उसका किडनैप करवा दिया। साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, मगर हमारे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है। एक बार पहले ही बलवंत हमारी जिंदगी खराब कर चुका है और वो दोबारा हमारी जिंदगी खराब करना चाहता है। साहब हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कर। साहब हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके भविष्य पर ही हमारी कई उम्मीदें टिकी हुई हैं। हम भला अपने बेटे से ही ऐसा काम क्यों करवाएंगे जिससे उसका ही भविष्य खराब हो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग रोहन। क्या कर रहे हो? बेटा बस वही रोज की टाई। पापा कब सीखोगे? छोड़ो। ऑल सेट। रोहन, रोहन बेटा बेटा तू कहाँ चला गया? देख कल से घर वाले सारे परेशान हैं। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। अब रोहन परलोक जाएगा। अगर कल सुबह 9 बजे आप हनुमान मंदिर के पास 25 लाख का बैग लेकर नहीं आए तो। सांप की औलाद, सफोले। देख मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, बोल रहा मैं तुझे। देख मैं कल तक तेरा सारा पैसा दे दूंगा, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझ गया ना तू? चंदन
चंदन ठीक है, टेबल पे रखो। यस सर। सर, रोहन का फोन कुछ देर पहले एक्टिव हुआ था और उससे बलवंत बाजवा को कॉल किया गया। लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। तुम लोकेशन पे पहुंचो, मैं बलवंत के घर पहुंचता हूं। सर। सर, ये वही जगह है जहाँ रोहन का फोन एक्टिव हुआ था। अगर कॉल यहाँ से हुआ है तो वो तीनों भी कहीं आसपास होंगे। ये एरिया तो रुड़की सहारनपुर बॉर्डर पे है और इस 40 किलोमीटर के हाईवे पे करीब 23 गांव हैं। अगर हम सभी थानों से पुलिस बुलाकर भी यहाँ खोजने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने बीत जाएंगे। चेतन, हमें आसपास के थानों से सभी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड चाहिए जो चोरी, किडनैपिंग और मर्डर के मामलों में अटके हैं। पुलिस ने रोहन, चंदन और अमृता की तस्वीरें लोगों को दिखाकर अपनी पूछताछ को और तेज कर दिया था। ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। रोहन अब परलोक जाएगा अगर आप कल सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर के पास 25 लाख रुपया लेकर नहीं पहुंचे तो। अब चुपचाप अपनी जुबान खोलो और सच सच बताओ, रोहन को कहाँ छुपा कर रखा है? साहब, हमें कुछ भी नहीं पता और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चंदन से ये सब कुछ बुलवाया गया है। साहब, हम तो सीधे साधे मेहनत कश लोग हैं, हम ये अपहरण जैसा काम क्यों करेंगे साहब? साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो भी जरूर किसी मुश्किल में होगा, उसे बचा लीजिए। तुझे कितनी बार कहा था कि चंदन को बोल उस रोहन से दूर रहे, पर तू समझा नहीं पाई। अब भुगत। साहब, इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ निकला ना तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। चुप हो जा सारिका, चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब, वो सड़क छाप चंदन का किया धरा है सब कुछ। मुझे तो पहले से ही शक था। चंदन के परिवार वालों को उठाइए आप और दिल से खातिर कीजिए, सब उगल देंगे। वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। वो हमें पता है क्या करना है, सब पे नजर है हमारी। रोहन और अमृता के सामने शक की सुई चंदन पर घूमी, लेकिन उसने सच बता दिया कि ये किडनैपर्स की चाल थी। क्या चंदन सच कह रहा था? और दूसरी तरफ पुलिस के सामने चंदन और रोहन के परिवारों के बीच की रंजिश भी सामने आने लगी थी। पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। वो इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। क्या ये सच में एक दोस्त की दगाबाजी थी या फिर एक बाप ने दोस्ती का सहारा लेकर अपनी दुश्मनी को अंजाम देना चाहा था, या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही दिमाग चल रहा था? पुलिस इस राज से पर्दा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लोकेशन से रोहन का मोबाइल ट्रेस हुआ था। उस लोकेशन के 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड मंगवा ली है। सब पे नजर भी रखी हुई है, लेकिन इसमें काफी वक्त जाएगा सर। और लास्ट फोन कॉल लोकेशन में पहुंच के भी हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। लेकिन इन किडनैपर्स को हमें फिरौती लेते हुए ही पकड़ना है सर। मेरे रोहन की रक्षा तो टेंशन मत ले, अपना रोहन सही सलामत आएगा। चलता लगता है किडनैपर नहीं आएगा। आसपास के पूरे एरिया में छानबीन तेज करो। ये किडनैपर बहुत ही शातिर आदमी है, या फिर चंदन और अमृता में से कोई एक है। आप लोगों की वजह से मैं अपने बेटे को छोड़ा नहीं पाया। उन्हें भनक लग गई थी पुलिस की। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। साहब, मुझे पूरा यकीन है ये सब खुद बलवंत का ही किया धरा है। लेकिन बलवंत खुद अपने ही बेटे को किडनैप क्यों करवाएगा? सर, हो सकता है किडनैपिंग बस उसकी एक चाल हो, अमृता और चंदन को रोहन के रास्ते से हटाने की। आखिर बलवंत की अमृता और चंदन से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी नहीं साहब, नफरत थी उसे अमृता और चंदन से। और एक बार तो उसने आपके लिए सारा इंतजाम किया हुआ है, चिंता मत कीजिए। आइए तो सही। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड रुको, मैं फोन करता हूँ। कहाँ जा रहे तुम लोग? अंकल, रोहन ने हमें बर्थडे में बुलाया। तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अंकल, बस एक बार उसे विश कर दे और गिफ्ट्स दे दे, फिर हम चले जाएंगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी चंदन ने
दोस्ती नहीं तोड़ी साहब। दोनों को बहुत नाज था अपनी दोस्ती पर, पड़ गई भारी। साहब ये बलवंत ने किया है, अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। अपनी बहन अमृता के गायब हो जाने से फिक्रमंद अनीता और सुनीता रोजाना पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आती थी। हम आपसे आपके पति बलवंत बाजवा के बारे में जानना चाहते हैं। जी पूछिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बलवंत को अमृता और चंदन दोनों से इतनी नफरत हो गई थी? रोहन उन दोनों के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च करने लगा था, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो उनके ऊपर 50,000 रुपए तक खर्च कर देता था। और उसके पापा को इस बात का यकीन हो गया कि वो उसके नहीं, उसके पैसों के दोस्त हैं। तो ये वजह थी बलवंत की अमृता और चंदन से नफरत करने की। जी, पर आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ये जानने के लिए कि लोग बलवंत से और बलवंत लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है। बलवंत को लगता है कि चंदन और अमृता रोहन के केवल पैसे के ही दोस्त हैं। उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता, तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। उसे उनसे खतरा महसूस होता है। चांसेस हैं कि इसमें बलवंत की ही कोई चाल है। हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को अनदेखा नहीं करना है। सर किडनैपर्स भी पैसे लेने नहीं आए, मतलब बलवंत का पैसा उसी के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने किडनैपिंग के आड़ में अमृता, चंदन और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए काम किया हो? हाँ बोल। सर यहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। क्या? ठीक है, हमारे गाड़ी को रुड़की सहारनपुर हाईवे पे ले लो। इसका मतलब वो लोग भी आसपास ही हैं। लेकिन सर इसे क्यों मार दिया? कहीं पैसे ना मिलने का गुस्सा इस पर तो नहीं उतारा? आसपास के पूरे एरिया में अच्छे से छानबीन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अपहरण का साधारण सा दिखने वाला यह केस चंदन की मौत के साथ पुलिस के लिए एकदम संगीन हो गया था। क्या वाकई बलवंत बाजवा ने खेल खेला था? जो भी हो, चंदन को मारकर अपराधियों ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग और सबूत नहीं लगा था। और चंदन के माता पिता पर यह खबर एक बिजली बनकर टूटी थी। चंदन! चंदन! मेरा चंदन! चंदन! आखिर बलवंत ने बदला ले ही लिया और आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वो अमीर आदमी है, पैसे वाला, वो सब कुछ खरीद सकता है। पुलिस ने अब कमर कस ली थी। उन्होंने अपहरण और कत्ल जैसे संगीन अपराधों में संदिग्ध अपराधियों की बारीकी से छानबीन शुरू की। एक एक नाम को टटोला गया। रोहन, चंदन और अमृता की पूछताछ में भी तेजी लाई गई। सर हमने बलवंत बाजवा के कॉल रिकॉर्ड से लेकर हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि सब के पीछे बलवंत का हाथ है। अब तक हमारा शक इन तीनों की आपसी रंजिश या परिवार वालों पे रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई ऐसा हो जो या तो इनकी फैमिली के बहुत करीब हो या इन तीनों दोस्तों के। एक काम करो, इनके घर पर आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखो। ओके सर। पुलिस ने इन तीनों परिवारों के साथ मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखी। कोचिंग सेंटर्स भी खंगाले गए और पुलिस की ये छानबीन कुछ हद तक कामयाब साबित हुई। सर कोचिंग क्लास के टीचर रेनू ही है जो तीनों परिवार के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। इस टीचर की पूरी डिटेल निकालो, पता करो कि इसके साथ कौन कौन है। इस सब में ये अकेली है या इन तीनों बच्चों में से कोई इसके साथ मिला हुआ है? ओके सर। सर हमने कोचिंग सेंटर के बारे में वहाँ के स्टाफ और कुछ और लोगों से पूछताछ की और साथ ही रेनू के बैंक से भी पता लगवाया तो पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पे 50 लाख रुपए का कर्जा लिया गया है। देखिए, हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे ये ट्यूशन टीचर रेनू ही है। हो सकता है सर। ये देखिए, रेनू शर्मा लगातार इस आदमी के साथ कांटेक्ट में है। इसका नाम है रघु। एटम टू मर्डर, चोरी ऐसे केसेस में कई बार ये पकड़ा जा चुका है। सर इस रघु और रेनू शर्मा के बीच काफी कॉल्स हुए हैं। उठा के लाओ दोनों को। यस सर। आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है मैडम? क्या प्लानिंग है आपकी? सर मैं तो बस अमृता के लिए परेशान थी। रोहन और चंदन भी मेरे ही कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। ऐसे वक्त पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके परिवार के साथ खड़ी रहूं। रघु को कैसे जानती हैं? रघु तो बरेली का बहुत बड़ा बिल्डर है और वो वहाँ पर एक नई कोचिंग सेंटर के लिए मेरी मदद भी कर रहा है। हम लोग एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं।
मुझे माफ कर। सच बता, तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। रघु के बारे में बाकी की जानकारी मैं दे दूं आपको। रघु मेरठ का हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर चोरी, धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई चार्जेस हैं। पिछले 2 सालों से वो वांटेड भी है। मैंने तो 50 लाख रुपए लोन लेकर उसे नए कोचिंग सेंटर के लिए भी दे दिए। वो सारे पैसे तो मैंने जुए में उड़ा दिए साहब। और साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस किडनैपिंग से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं सर। सर ये मामला तो कुछ और ही है। किडनैपिंग के पीछे अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? देखिए, रोहन, चंदन और अमृता तीनों के घर वालों पे कड़ी नजर रखो और इन सब के फोन भी ट्रेस करते रहो, खासतौर पे रोहन के घर का, क्योंकि किडनैपर दोबारा फोन जरूर करेगा। ओके सर। अगर अपने बेटे रोहन को जिंदा देखना चाहते हो तो इस बार 50 लाख रुपए पुराने पुल पर लेकर आना। और गलती से भी अगर पुलिस को इस बार बताया तो हम रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोहन, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। आप सुनते क्यों नहीं है? रोहन को बचा लीजिए। ओके, ठीक है। सर, खबरी से पता चला है कि राजू नाम के बंदे से फेक सिम कार्ड लिए गए हैं। एक काम करो, राजू की दुकान से इशूड सभी वन टाइम यूज मोबाइल कनेक्शंस के लोकेशन ट्रेस करो। हो सकता है ये हमें उनके पास ले जा सके। ओके सर। कुछ नहीं किया। मैडम मुझे छोड़ दो। घूंघट उठाओ इसका। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सीधे सीधे बोल दे, किसके कहने पे किया ये सब? साहब, वो सर मत मारिए, मैं सब बता। साहब, मेरे पति को नया धंधा शुरू करना था और सुनीता की शादी के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए पैसों का इंतजाम करने के लिए हम दोनों ने ये सब किया सर। मैंने काम अपने दोस्त पूरा उसकी बीवी रेशमा को सौंपा और बदले में 10 लाख रुपए देने का वादा किया। सर, हमने अमृता को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वो ट्यूशन स्किप करके राजपुर वाली रोड पर जाने वाली है ड्राइव के लिए। और सर, हमने ये खबर भूरा और रेशमा को बता दी, जिन्होंने आगे का प्लान किया था। और सर, अमृता ने रेशमा को एक बार देख लिया था, इसलिए वो उसे पहचान ना ले तो वो हमेशा घूंघट करके रखती थी। तुम लोगों के लालच ने 3-3 घरों में अंधेरा कर दिया। अब जेल की काल कोठरी के अंधेरों में बैठकर अपनी खुशियां ढूंढते रहना। विश्वास, भरोसा, ये वो शब्द हैं जिनकी नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। और अगर एक भी ईंट खिसक जाए तो या तो इस इमारत में दरारें पड़ जाती हैं या फिर पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है।
तीनों दोस्तों की दोस्ती की इमारत काफी मजबूत थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि अपने अंदर शक को न पनपने दे। पहले रोहन और अमृता ने चंदन पर और फिर रोहन ने अमृता की दोस्ती पर शक किया और ये शक इन तीनों की जिंदगियों को बर्बाद कर गया। अनीता और सुनीता ने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी बहन अमृता के अमीर दोस्त रोहन को निशाना बनाया, लेकिन उनके लालच की इस चक्की में अमृता भी पिस गई। 3 जिंदगियां और उनके परिवार तबाह हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। अपने बच्चों की खुशियों और उनके भविष्य की चिंता में लगे माता पिता को उनकी मौत ने हिलाकर रख दिया। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को हर सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके माँ बाप या वो खुद किसी तकलीफ में आ जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।